बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑगरीज ऑफ इनोसेंस। ये एक पोइम है जो विलियम ब्लेक ने लिखी है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने विलियम ब्लेक की बायोग्राफी को स्टडी करना है। ये जो पोइम है इसका स्ट्रक्चर, स्टाइल, समरी, थीम, एनालिसिस करना है और लाइन बाय लाइन मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगी, जिसमें आपकी समरी, एनालिसिस, स्ट्रक्चर, स्टाइल सब कुछ कवर हो जाएगा। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि जो नोट्स पीडीएफ है, जो भी नोट्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी, वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इसके अलावा इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर डिफरेंट टॉपिक अपलोड किए हुए हैं मैंने, लिटरेचर के और लिंग्विस्टिक्स के, जिनके नोट्स उन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। साथ आप लेक्चर भी सुन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस पोइम को। बहुत ज़्यादा लंबी है इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे। विलियम ब्लेक से स्टार्ट करेंगे। ये एक इंग्लिश पोइट हैं, पेंटर हैं और प्रिंट मेकर हैं। यूनाइटेड किंगडम के अंदर पैदा हुए 1757 के अंदर। इनकी डेथ हुई है 1827 के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही। पेंटर थे और प्रिंट मेकर थे, यानी कि प्रिंटिंग का काम भी किया करते थे। इसके अलावा अपने टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थे, लेकिन मरने के बाद, रोमांटिक एज के बाद ये फेमस हुए। यूँ कह लें कि आजकल के टाइम पीरियड के अंदर या 20वीं सेंचुरी के राइटर ने विलियम ब्लेक को बहुत ज़्यादा पढ़ा है, हिस्ट्री बयान की है, उन्होंने जो देखा उसको बयान किया अपनी पोइट्री के अंदर। जब आप इनकी ये पोइम पढ़ेंगे तब भी आपको समझ आएगा। इसके अलावा विलियम ब्लेक बहुत ज़्यादा मशहूर है अपनी चंद किताबों की वजह से, जो कि पोइट्री की हैं, जैसे कि सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, जो उन्होंने पब्लिश कराई थी कलेक्शन 1789 के अंदर। आपने ये शायद किताब पढ़ी भी हो, क्योंकि इस किताब को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली, या फिर आपने इनकी पोइम द टाइगर पढ़ी भी होगी। अब अपनी पोइम का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। ऑगरीज ऑफ इनोसेंस, टाइटल से स्टार्ट करते हैं। ऑगरीज का मतलब होता है प्रोफेसी दे देना, फ्यूचर का बता देना, ओमेंस देना, यानी कि इशारा देना, साइन देना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर के बारे में पहले ही बता देना। इशारों के जरिए जैसे हमें फ्यूचर के बारे में पता लगता है, उनको ऑगरीज कहती हैं। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगी, जिन जगहों पे ज़लज़ला आने वाला होता है वहाँ के जो परिंदे हैं वो उड़ के दूसरी जगह जाने लगते हैं, ये एक ऑगरी है। इसके अलावा एक ऑगरी ये है कि जहाँ पे बहुत जुल्म और सितम बढ़ जाता है, फिर वहाँ पे अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। तो वो इशारे जो हमें फ्यूचर का साइन दे देते हैं कि फ्यूचर अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, उनको हम ऑगरीज कहते हैं अंग्रेजी ज़बान में। और ऑगरीज ऑफ इनोसेंस से मुराद ये है कि ऐसे इशारे जो मासूमियत के जाने का, यानी कि मासूमियत के ख़त्म होने का इशारा देती हैं। ऐसे साइंस जो हमें बताते हैं कि दुनिया से मासूमियत, अच्छाई ख़त्म हो रही है, ऑगरीज ऑफ इनोसेंस के अंदर विलियम ब्लेक ने डिस्कस किया है। बेसिकली इन्होंने अपनी किताब के अंदर, नोटबुक थी इनकी, उसके अंदर इन्होंने अपने लिए लिखी हुई थी, इसको कभी पब्लिश नहीं कराया। लेकिन जब इनकी डेथ हो गई तो इसको पब्लिश कराया गया 1863 के अंदर। और कहते हैं कि लिखने वाला टाइम पीरियड जो उनका था वो 1803 का था। इनके मरने के कई साल बाद इसको पब्लिश कराया गया। इनके नोट से इस पोइम को बनाया गया और इसको पब्लिश कराया गया। ऑगरीज ऑफ इनोसेंस अगर देखें तो 132 लाइंस के ऊपर ये लंबी एक पोइम, और इस पोइम के अंदर कोई स्टैंजा नहीं है, ये पूरी पोइम ही स्टैंजा है, यानी कि एक लंबा स्टैंजा है जिनकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 132 लाइंस बनती हैं। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो पहला स्टैंजा है उसकी आपको ए बी स्कीम मिलेगी। उसके बाद 2 लाइनों के कपलेट की पूरी पोइम है, 2 लाइनों की राइम आती जाएगी और ये पूरे कपलेट हैं थ्रू आउट द पोइम। अक्सर जगह पे आपको डिफरेंट मीटर मिलेगा और डिफरेंट राइमिंग स्कीम भी मिलेगी। अगर आप देखें पोइम के अंदर ज़्यादातर आपको IM मीटर मिलता है, यानी कि अनस्ट्रेस और स्ट्रेस मिलता है, लेकिन उसके अलावा आपको एनापीस, टॉर्ची और स्पॉन्डी का मीटर भी यहाँ पे मिलता है। अगर आपने मीटर की वीडियो देखनी हो तो आप एंड स्क्रीन पे आएगी, वो आप देखिएगा, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर इस पोइम का जिक्र करें तो इन्होंने नेकी को बदी के साथ दिखाया, अच्छाई को बुराई के साथ दिखाया और इंसाफ को करप्शन के साथ दिखाया। बेसिकली उन्होंने कंपैरिजन किया और इस पोइम के अंदर आपको डिफरेंट एनिमल्स के थ्रू, डिफरेंट एनिमल्स क्या साइन दे रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर कितनी तबाही आने वाली है, इस बारे में बताया है। ये अगर ऑगरीज ऑफ इनोसेंस की, जैसे कि मैंने आपको टाइटल समझाया, इसके अंदर बेसिकली वो ये करते हैं कि बहुत सारे मुख्तलिफ एनिमल्स का जिक्र करते हैं जिन पे इंसान जुल्म कर रहा है। जैसे कि एक गधा है, उस पर उसकी औकात से ज़्यादा वज़न लादना और उससे उसकी औकात से ज़्यादा काम लेना,
अकॉर्डिंग टू विलियम ब्लेक एक जुल्म है और ये जुल्म ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि फिर क्या होगा कि गॉड का अजाब आएगा, अल्लाह का अजाब आएगा। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी सिचुएशंस वो बताते हैं, मल्टी एनिमल्स को यूज़ करते हैं और डिफरेंट एनिमल्स पे क्या क्या जुल्म हो रहा है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। बेसिकली वो इस पोएम में ये बताना चाहते हैं। अब थोड़ा सा थीम बता दूं, वो इनजस्टिस का जिक्र करते हैं, लाइफ, कॉन्शियसनेस, एग्जिस्टेंस का जिक्र करते हैं, स्पिरिचुअलिटी, सफरिंग, विजडम और नॉलेज का जिक्र करते हैं। थीम्स जब हम लाइन बाय लाइन इसकी एनालिसिस करते जाएंगे तो हमें समझ आती जाएगी। जो पहली 4 लाइनें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो 4 लाइनें हैं इन्हीं से कंट्रास्ट करती है पूरी पोइम। इन 4 लाइनों के अंदर वो क्या कहते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं टू सी अ वर्ल्ड, सारी लाइंस मैं नहीं पढ़ना चाहूँगी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी पोइम। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर। पहली 2 लाइनों में कहते हैं कि ये मुमकिन है कि रेत के अंदर पूरी दुनिया को देखा जा सके या जन्नत को और आसमान को एक जंगली फूल के अंदर देखा जा सके। ये भी मुमकिन है कि आप लामहदूदियत को अपनी मुट्ठी में कर लें या हमेशा होने वाले हमेशा के वक्त को 1 घंटे के अंदर कर लें। ये सारी चीज़ें मुमकिन हैं। लेकिन मुमकिन नहीं है तो क्या मुमकिन नहीं है, जो जुल्म करता है और बर्बरियत करता है उस जालिम का छुप जाना और उसको अजाब ना मिलना, ये नामुमकिन सी बात है। अब फर्दर पूरी पोइम के अंदर वो डिफरेंट एनिमल्स का जिक्र करते जाएंगे और बताते जाएंगे कि डिफरेंट एनिमल्स पे हम किस तरीके से जुल्म कर रहे हैं, जो कि एक ऑगरी है, जो कि एक ओमेन है, जो कि एक साइन है कि फ्यूचर के अंदर हम खुद मुसीबत का शिकार होने वाले हैं। हम कौन? इंसान। नेक्स्ट 4 लाइन के अंदर वो कहते हैं कि जो रेड ब्रेस्ट रॉबिन एक परिंदा होता है, हम उसको पिंजरे में बंद कर देते हैं तो क्या होता है कि जो आसमान है वो भी चीख उठता है। इसके अलावा हम डव और पिजन्स को भी अपने दुनियावी मफाद के लिए इन परिंदों को हम केजेस में बंद कर देते हैं तो क्या होता है कि जो दोज़ख है वो तक कांप जाती है। यानी कि हम अपनी मर्जी से इन आज़ाद परिंदों को जब कैद कर देते हैं तो जो जन्नत है और जो जहन्नम है वो दोनों कांप जाती हैं और वो देखती हैं कि इंसान कितना बड़ा जुल्म कर रहा है। नेक्स्ट 4 लाइन के अंदर वो कहती हैं और जो कुत्ता अपने मालिक के दरवाजे के आगे मर जाए जो कि भूखा हो तो ये अर्श को बातें हिला देती है और ये पूरी स्टेट की यानी कि शहर की तबाही का सबब बनता है। यानी कि कोई जानवर अगर भूखा मर जाए अपने मालिक के घर में तो पूरे शहर पे अजाब आएगा। उसके अलावा अगर हम हॉर्स है उसको ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा काम लेते हैं तो क्या होता है कि ये जन्नत के अंदर इंसानी खून मांगता है, या यूँ कहा जाए कि आसमान फिर एक इंसानी खून मांगता है। अब बेसिकली यहाँ पे विलियम ब्लेक सोसाइटी को भी शो कर रहे हैं कि अगर कोई इंसान ही भूखा मर जाता है, कोई जानवर भूखा मर जाता है तो जो अमीर हैं उन पे अजाब आएगा इस चीज़ का। आप साथ साथ चीज़ों को कनेक्ट करते जाएं। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, इशारा देते जा रहे हैं आपको। नेक्स्ट 4 लाइन के अंदर वो कहते हैं कि जब शिकारी शिकार करता है किसी भी हेयर का और उसको अपनी मर्जी से मार देता है तो क्या होता है कि एक नाजुक इंसान के लिए ये बात बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है और उसके दिमाग के जो तार हैं वो टूट जाते हैं। यानी कि एक सेंसिटिव इंसान को बहुत दुख पहुंचता है। इसके अलावा स्काई लार्क को जब कोई शिकार किया जाता है और वो शिकार यूँ किया जाए कि वो बच जाए, उसको चोट लगे लेकिन वो मरे ना, तो ये उसके लिए कितनी तकलीफ दे बात है। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो जन्नत के फरिश्ते हैं वो गाना गाना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन के अंदर पोइट ये कहता है कि जो मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है बेसिकली उनके नाखूनों के अंदर कीलें ठोक दी जाती हैं ताकि फ़ाइट के अंदर हमारा मुर्गा जीत सके। और ये मंजर देख के सूरज जो है वो डर जाता है और डिफरेंट जो वुल्व्स और लाइन है वो चीखें मारने लगते हैं और दोज़ख ये आवाज़ निकालती है कि जिस इंसान ने ये किया है मुझे वो इंसान चाहिए। और नेक्स्ट पोइट ये कहता है कि जो हिरन है ये इधर उधर फिरती रहती है, इंसानों की रूह को ये क्या तकलीफ पहुँचा रही है, बल्कि ये नेचर का खूबसूरत सा चीज़ है। लेकिन हम मेमने को, बकरी के बच्चे को ज़िबा कर देते हैं और ज़िबा करने के बाद वो जो बकरी का बच्चा है वो अपने ज़िबा करने वाले जो बुचर कसाई है उसकी छुरी को भी माफ़ कर देती है। यानी कि जो बकरी का बच्चा है वो ऑब्वियसली कुछ कर तो नहीं सकता, तो पोइट के ख्याल से वो अपने ही कातिल को माफ़ कर देता है। और यहाँ पे आपको इनोसेंस भी देखने को मिल सकती है कि लैम को तो कुछ पता ही नहीं है कि उसको किसी ने मार भी दिया है और मारना कितना बड़ा गुनाह हो सकता है और वो कुछ भी नहीं कहता। यानी कि कितनी इनोसेंस आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बरअक्स इंसान क्या कह रहा है, इंसान उसको बुचर कह रहा है, उसको मार रहा है। नेक्स्ट आंसर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जिसके अंदर वो कहता है कि जब रात को चमगादड़ें उड़ती हैं तो उनके खिलाफ हमारे दिमाग में एक बिलीव आता है कि ये जो परिंदा है रात को निकलता है तो ज़रूर कोई अपशगुन सी चीज़ होगी। और इसी तरह जब आउल यानी कि जो उल्लू है वो रात को निकलता है तो अनबिलीवर्स यानी कि जो जिनका ईमान नहीं है वो तरह तरह की सुपरस्टिशंस बनाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं कि ये दोनों जानवर जो हैं या ये दोनों परिंदे जो हैं ये मनहूस हैं। हालांकि ये तो अल्लाह की कुदरत है, इनमें मनुसियत का क्या ताल्लुक है। नेक्स्ट लाइन के अंदर पोइट ये कहते हैं कि जो लोग छोटी छोटी परिंदों को मारते हैं, शिकार करते हैं ये दिखाने के लिए कि वो मुकम्मल आदमी हैं,
उन लोगों को लोग पसंद नहीं करते। इसके अलावा जो बुल से फाइटिंग करते हैं, जैसे बुल फाइटिंग यूरोप में की जाती है औरतों को इम्प्रेस करने के लिए या अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए, तो पोइट ये कहते हैं कि हम बुल को नुकसान पहुंचा के औरतों से मोहब्बत का किस तरीके से तस्वुर कर सकते हैं। इन दोनों का तो आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। या क्या औरतें ऐसे आदमियों को पसंद करेंगी जो मर्दानगी दिखाने के लिए इन नाजुक चीज़ों का सहारा लेती हों। आगे पोइट ये कहता है कि वो बच्चे जो मक्खियों को मार देते हैं, क्योंकि मक्खियाँ खुराक होती हैं स्पाइडर्स की, तो स्पाइडर्स क्या लेंगे, उनसे बदला लेंगे। और इसके अलावा स्पाइडर्स क्या करेंगे कि उनको तड़पा तड़पा के मारेंगे और उनकी जो रातें हैं उनको सुकून फराहम नहीं करने देंगे। आगे पोइट ये कहता है कि जो कैटरपिलर्स हैं जो लीव्स के ऊपर मौजूद होती हैं, बेसिकली कैटरपिलर्स या तो मौत बनती हैं या फिर बटरफ्लाइज बनती हैं। अगर आप इनको मार दोगे, आप इनको नुकसान पहुंचाओगे, तो जो इनकी माएँ हैं वो अफसुर्दा हो जाएंगी। इसके अलावा ना ही वो मौत बन पाएंगी, ना ही वो बटरफ्लाई बन पाएंगी। और जब इन लोगों के आप कातिल बनोगे, यानी कि इन छोटे छोटे इंसेक्ट्स के आप कातिल बनोगे, तो आखिरत के दिन आपको इन सब चीज़ों का जवाब देना होगा कि जो इनकी माओं को उदासी हुई होगी कि हमारे बच्चों को मार दिया गया, इस उदासी का जवाब देना होगा। फर्दर पोइट ये कहता है कि जो आप जंग के लिए घोड़े तैयार कर रहे हो, ये आपको जंगों में फतहें तो क्या दिलाएंगे, ये आपको पुलिस सराहत भी पार नहीं करा सकते। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना चाहिए, बजाय इसके कि पैसा आप इन हॉर्सेस के ऊपर इस तरह खर्च करें कि इनको वॉर में यूज़ करेंगे, आप क्या करें कि आप बेगर्स के डॉगों को खाना खिलाएं, क्योंकि बेगर तो खुद बेगर है, वो क्या अपने कुत्ते को खाना खिलाएगा। और विडो जो कि खुद नहीं कमा सकती या फिर जो बाहर जाके कमा नहीं सकती, उसकी कैट को खिलाएं ताकि ये फैट हो जाएं, ताकि ये खा के हेल्दी हो जाएं। और ये बात एक चैरिटी है, ये बात एक अच्छी बात है, इससे खुदा खुश होता है और हो सकता है कि ये आपको पोलर बार यानी कि पुलिस सराहत को क्रॉस कराने में मदद करे। नेक्स्ट लाइन के अंदर पोइट ये कहता है कि ये जो गैंट जैसा, ये गैंट एक कीड़ा होता है जो कि काट ले तो बहुत ज़्यादा जहर इंसान के जिस्म में दौड़ सकता है। तो इसके अंदर इतना पॉइजन नहीं होता जितना एक बहतान लगाने वाले की ज़बान में होता है, जो कि यूँ कह लें कि किसी पे इल्ज़ाम लगाने वाले की ज़बान में होता है। और फर्दर वो कहता है कि इतना पॉइजन स्नेक के अंदर, नैट के अंदर नहीं होता जितना जलने वाले के पैरों के अंदर होता है। यानी कि जलने वाला इंसान जो है वो इधर से उधर जब फिरता है तो ऑब्वियसली स्वेटिंग होती है उसको, और जो उसकी स्वेटिंग है उसको शायर जो है वो पॉइजन से कंपेयर कर रहा है। और पॉइजन जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डेंजरस सी चीज़ है। यहाँ पे पोइट आपको यही बताना चाह रहा है। नेक्स्ट लाइन के अंदर पोइट ये कहता है कि ये जो गैंट है, ये गैंट बेसिकली एक कीड़ा होता है जो कि जहरीला होता है और ये समर के अंदर बाहर निकलता है। तो ये जो गैंट है इसके अंदर पॉइजन होता है, लेकिन जो बहतान लगाने वाले, इल्ज़ाम लगाने वाले होते हैं, उनकी ज़बानों से ज़्यादा जहर इसके अंदर नहीं होता। और एक जलने वाले इंसान के जितने पसीने में पॉइजन होता है, इतना स्नेक और न्यूएट के अंदर भी नहीं होता। नेक्स्ट लाइन के अंदर पोइट ये कहता है कि जो हनी बी है जब वो डंग मारती है, यानी कि शहद की मक्खी जब इंसान को डंग मारती है, बेसिकली आर्टिस्ट जो है इसी तरह जलता है। यानी कि पोइट खुद एक आर्टिस्ट है और डिफरेंट आर्टिस्ट जो हैं या डिफरेंट ह्यूमन बींग जो हैं वो एक दूसरे से जब जलते हैं तो उसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे शहद की मक्खी किसी को डंग मारे। इसके अलावा फर्दर वो अमीरों और गरीबों को बताते हैं कि जो प्रिंसेस या जो अमीर लोग हैं, जो एलीट क्लास है, वो अच्छे कपड़े इसलिए पहन पाते हैं क्योंकि बैगर्स जो हैं वो गंदे कपड़े पहनते हैं। क्योंकि बैगर्स के जो गंदे कपड़े हैं, बेसिकली उनके कपड़ों का पैसा जो है वो अमीर एलीट क्लास इस्तेमाल कर रही होती है। यानी कि अमीर जो है वो गरीबों का पैसा खा के अमीर होते हैं। नेक्स्ट लाइन के अंदर पोइट ये कहता है कि अगर कोई इंसान सच बोलता है और उसकी नीयत बुरी है कि इस सच से किसी को नुकसान पहुंचेगा, तो 1000 झूठों से वो बुरा सच है। यानी कि पोइट यहाँ पे इनकरेज कर रहा है कि अगर किसी की ज़िंदगी बचती है झूठ बोलने से तो आप झूठ बोल लें, या फिर ऐसा सच जो किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है आपको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, आपको इस जगह पर झूठ बोलना चाहिए। नेक्स्ट वो कहता है कि क्योंकि ये सही भी है। क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो मज़े के लिए पैदा हुआ है, वो खुशी के लिए पैदा हुआ है, वो हैप्पीनेस के लिए पैदा हुआ है, वो अफसुर्दगी और गम के लिए तो पैदा नहीं हुआ ना। तो आप दुनिया में हैप्पीनेस क्रिएट करें। नेक्स्ट लाइन के अंदर पोइट पिछले स्टेंजा की जिक्र करता है कि ये जो बात मैंने ऊपर कही है ये बिल्कुल सही है। और सही क्यों है? क्योंकि हम दुनिया के अंदर इसी तरह खुशी खुशी महफूज रह सकते हैं। अगर हमारे पास जॉय हो, हैप्पीनेस हो, तो हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये हमारा लिबास है, हमारी रूह का लिबास है। हमारा जो जिस्म है वो हमारी रूह का लिबास है, और हम जिस्म से जो भी अमाल सर अंजाम देते हैं वो हमें अच्छाई के लिए देने चाहिए ताकि दुनिया एक खूबसूरत जगह बन सके और हमारी जो सोल है वो भी खुश रह सके। नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर पोइट ये कहता है कि हर दुख और तकलीफ़ के अंदर खुशी छुपी हुई है। कहने का मकसद ये है कि हर दुख और तकलीफ़, हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है। और उसके अलावा फर्दर ये कहते हैं कि जो बच्चा है वो जब पैदा होता है तो माँ उसको महफूज करने के लिए कपड़ों में लपेट के रखती है, ताकि क्या हो, उसको ऐसा महसूस ना हो कि उसने अपनी माँ की कोख अभी छोड़ी है। क्योंकि बच्चे को आदत होती है माँ के पेट में रहने की, तो जब वो बाहर आता है तो वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करता है। तो उसको सिक्योर महसूस कराने के लिए माँ उसको लपेट देती है, बांध देती है। ये बांधा इसलिए नहीं जाता कि हम उसकी आज़ादी ख़त्म करते हैं, बल्कि इसलिए बांधा जाता है क्योंकि हम उसे बताना चाहते हैं कि वो एक सेफ़ एटमॉस्फेयर में आया है, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है।
तो पॉइंट यही कहता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसको जब बांधते हैं तो बेसिकली वो क्या है, वो पेन और ग्रीफ है। और जब वो बड़ा होगा तो उसी की सेफ्टी साबित होगी कि हर बच्चे को बांध के और पुतली सी बना के रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो इधर उधर गिर ना जाए। नेक्स्ट लाइन के अंदर पॉइंट ये कहता है कि जितने भी टूल्स हैं इनको इंसान बनाता है, इन इंसान के जो हाथ हैं वो खुदा बनाता है, यानी कि इंसान अपने हाथ लेके पैदा होता है। और तमाम फार्मर्स को ये बात समझ आती है। बेसिकली यहाँ पे पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जो इंसान है वो अपनी बॉडी से जो मर्जी काम ले दुनिया में आके, ये उसकी मर्जी है। बॉडी के साथ खुदा उसको पैदा करता है और ये बात हर इंसान जानता है। और जो भी इंसान दुख तकलीफ में रोता है, उसके आंसू निकलते हैं, वो क्या होता है कि अल्लाह ताला के पास चले जाते हैं और अल्लाह ताला उनको उसके मरने के बाद लौटाते हैं नेकियों की सूरत के अंदर, उसको डिलाइट की तरह मिलते हैं, खुशी की सूरत में मिलते हैं। जिस इंसान पे भी या जिस जानवर पे भी इस दुनिया में जुल्म किया जाता है और वो जितने भी आंसू बहाता है वो खुदा के पास चले जाते हैं और खुदा उनको वापस करेगा कब, आखिरत के अंदर। और इसी तरह जितने जानवरों के ऊपर जुल्म होता है तो वो आहो बुगा करते हैं, तो वो क्या होता है कि जन्नत के अंदर या आसमान के ऊपर ये बातें नोट की जा रही होती हैं, ये बातें जा जा के टकरा रही होती हैं। जितने भी मजलूम हैं उनकी आहो बुगा खुदा सुन रहा होता है। लास्ट 2 लाइन के अंदर पोइट ये कहता है कि जो बच्चे हैं जब आप उन पर जुल्म करते हो, उनको आप रॉड से मारते हो, बेसिकली चाइल्ड लेबर का यहाँ जिक्र किया है कि जो आप बच्चों से चाइल्ड लेबर लेते हैं और वो सही काम नहीं करते तो आप उनको मारते हैं, तो बेसिकली क्या करते हैं, आप अपनी मौत का सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। जब आप मरेंगे तो मौत आपसे बदला लेगी आपके इस जुल्म का। नेक्स्ट लाइन के अंदर पोइट ये कहता है कि जो गरीब हैं जब वो कपड़े पहनते हैं तो उनके फटे पुराने कपड़े जो होते हैं वो हवा से इधर उधर हिल रहे होते हैं क्योंकि उनमें सुराख होते हैं। और ये चीज़ जब आसमान देखता है तो वो भी रो पड़ता है। डिफरेंट सोल्जर्स हैं, जब हम उनको पूरी वर्दियाँ पहनाते हैं, उनको गन्स पहनाते हैं, उनको आर्मर्स पहनाते हैं, तो ये चीज़ें देख के सूरज भी हैरान रह जाता है, खौफजदा हो जाता है, परेशान हो जाता है कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा हैबत ज़्यादा लग रहा है। इसके अलावा एक मज़दूर का मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो है वो अफ्रीका के जितना भी गोल्ड है उससे भी ज़्यादा कीमती है। नेक्स्ट लाइन के अंदर पोइट फिर वही कंटिन्यू करता है कि जो एक इंसान है, जो एक लेबरर है, वो मेहनत करके कम पैसे जो कमाता है, बेसिकली वो एक कंजूस इंसान की तमाम मालो दौलत से बढ़कर है। और अगर सही तरीके से इस पैसे का इस्तेमाल किया जाए तो जो गरीब का खून पसीने से कमाया हुआ बहुत मुख्तसर सा पैसा है, उससे कौमें ख़रीदी और बेची जा सकती हैं। और जब एक बच्चा पैदा होता है तो बेसिकली उसका बिलीव होता है गॉड के ऊपर, वो दुनिया में आता है, उसका बिलीव होता है और उसके ऊपर जो बिल्कुल नेक लोग होते हैं उनका भी बिलीव होता है। और उन पे जो शैतान है, जो एथिस्ट हैं, जो खुदा को नहीं मानते, वो उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उन बातों को उन लोगों को ये खबर सुना दो कि उन लोगों ने बूढ़ा होना है और बूढ़े होकर मर जाना है। और वो लोग जो ईमान वालों को, दीन वालों को दीन से भटकाते हैं, यानी कि बिलीव रखने वालों को बिलीव से भटकाते हैं, उन लोगों को ये खबर दे दो कि कब्र उनका इंतज़ार कर रही है, अनकरीब वो उस कब्र में चले जाएंगे। और जो ईमान रखने वाले हैं, जो फेथ रखते हैं, वो जहन्नम से और मौत से निजात पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो टॉपिक को चेंज करता है। वो कहता है जो बच्चों के खिलौने हैं और बूढ़े लोगों की जो रीजंस हैं, बेसिकली ये दुनिया के अंदर मज़ा है, जैसे कि 2 सीज़न हो गए या सीजनल फ्रूट हो गए। फर्दर वो रिलीजियस लोगों से कहता है कि जो लोग सवाल पूछने वाले हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जिनकी कोई तुक नहीं बनती, उन लोगों को बिल्कुल जवाब नहीं देना चाहिए और उन लोगों को जवाब मिलता भी नहीं है अगर आप उनको जवाब दे भी दो। फ़र्ज़ करो अगर आपसे कोई बेतुका सा सवाल पूछता है और आप उसका जवाब दे भी देते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। आप नॉलेजेबल नहीं कहलाओगे, बल्कि आपने नॉलेज को क्या किया, ज़ाया कर दिया। आगे वो मिसाल देते हैं कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है वो पावर है, और जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इंसान चाहता है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ है, वो पैशन जो भी रखता है उसके लिए वो काम करता है। जैसे कि जूलियस सीजर ने अपने लिए काम किया, पावर के लिए काम किया, तो उसके लिए वही पावर जो है वो पॉइजन बन गई। इसलिए वो कहता है कि ह्यूमन जो रेस है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, जो पैशन है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता और वो खुद भी ख़त्म नहीं हो सकती। जैसे कि कोई भी आर्मर है, उसके अंदर जितना लोहा लगा हुआ है, या लोहे का आर्मर बनाना ख़त्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट लाइन के अंदर वो कहते हैं कि अगर हम ज़मीन के अंदर हल चलाएं तो ज़मीन जो है वो सोना और जिम्स यानी कि मोती उगलने वाली चीज़ है, और ये उनके ख्याल में एक अच्छी चीज़ है। और अगर वो ऐसा करें तो दूसरे जो होंगे वो इतना जलेंगे कि वो झुक जाएंगे। फर्दर वो नेक्स्ट लाइन के अंदर कहते हैं कि ऐसे लोग जो कि सिर्फ चिड़चिड़ करते हैं और आपसे बेतुके सवाल पूछते हैं, बेहतर है कि आप उनको जवाब ना दें। और नेक्स्ट लाइन बड़ी कमाल की है, वो ये कहते हैं कि जो एक चूंटी है ना वो कुछ इंचेस तक देख सकती है, लेकिन जो ईगल है ना वो मीलों दूर तक देख सकती है। तो जो नॉलेज हासिल करना चाहते हैं ना, वो अपने पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि अगर आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं, बड़ी बात को भी समझ सकते हैं, और ना समझना चाहें तो छोटी सी चीज़ भी आपको समझ नहीं आएगी।
तो एक इंसान उतना ही चीज़ हासिल करता है जितना वो वसअत नज़री रखता है। जैसे एक आंट है वो इंचेस तक देख सकती है, लेकिन एक ईगल है वो मीलों दूर तक देख सकती है। फर्दर पॉइंट ये कहता है कि और वो इंसान जो आंखों देखा भी ना मान सके, ना जान सके, उस बंदे को क्या हासिल होगा, उस बंदे का क्या बिलीव होगा? वो तो दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता। और जो खुदा की निशानियां देखने के बावजूद, जैसे कि सूरज और चांद को देखने के बावजूद भी इस पर डाउट करते हैं, उन लोगों को और क्या निशानियां दी जाएंगी? बेसिकली उनके अंदर हम और कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट लाइन के अंदर पोइट जो है वो करप्शन के बारे में बात करता है। वो कहता है कि अगर आपके अंदर पैशन है कुछ करने का तो आप ज़रूर कुछ अच्छा करोगे, लेकिन अगर आप उसी पैशन को अपने ऊपर हावी कर लोगे तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। जैसे कि जितनी भी फाहिशाएँ होती हैं और जुआ खेलने वाले होते हैं, इनको अगर स्टेट लीगल भी कर दे, इनको लाइसेंस दे दे कि वो अपनी मर्जी से अपने जिस्म को बेचें, अपनी मर्जी से जुआ खेलें, तो क्या होगा? नेशन की बर्बादी होगी और गरीबों को जो एक्सप्लॉइट किया जाएगा, तो गली गली उनकी चीखों की गूंज होगी। और जो हमारा पुराना ओल्ड इंग्लैंड है जिसके कस्टम थे, ट्रेडिशन थे, वो क्या होगा? वो मर जाएगा, उसकी मैयत हो जाएगी। जो लोग फ़ायदा उठाएंगे इस सिचुएशन के अंदर वो विनर्स कहलाएंगे, और जो फ़ायदा नहीं उठा सकते वो लूजर्स कहलाएंगे। लेकिन अल्टीमेटमली हो क्या रहा है कि इंग्लैंड के जो ट्रेडिशन है, मोरल है, यानी कि अच्छाई है, उसकी डेथ हो रही है और उसकी चीखों पुकार जो है वो गली गली सुनने को मिलेगी। नेक्स्ट लाइन के अंदर पोइट उन लोगों का जिक्र करते हैं कि जो लोग फेथ पे यकीन कर लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग रात को पैदा होते हैं, कुछ लोग सिर्फ उदासी के लिए पैदा होते हैं, आहोवगा के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब मिजरी में पैदा होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि भाई वो खुशी के लिए पैदा हुए हैं, वो सारी ज़िंदगी खुशी मनाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मुश्किलें और मुसीबतें कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो पोइट यहाँ पे कहते हैं कि ये सब झूठ है। अगर हम अक्ल की आंख से देखें तो कोई भी हमेशा अफसरदगी के लिए पैदा नहीं होता, कोई भी हमेशा खुशी के लिए पैदा नहीं होता, कोई भी मुसलसल आहोवगा के लिए पैदा नहीं होता, और कोई भी ऐसा नहीं हो सकता पैदा कि जो गुर्बत के लिए पैदा हुआ हो। अगर हम अपने आप को नॉलेज से भरपूर कर लें, अगर हम अपने आप को बिलीफ से भरपूर कर लें, तो हमारे पास हमें इनलाइटमेंट हासिल हो सकती है, हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सेम अगर हम गरीब पैदा हुए हैं, मेहनत करेंगे तो हम अमीर हो सकते हैं। लास्ट 4 लाइन्स भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि अगर इंसान इनलाइटमेंट हासिल कर ले, यानी कि अगर अपने इंसान सोल को बिलीफ से भरपूर कर ले, तो खुदा सामने आ जाता है और खुदा रोशनी की सूरत में सामने आता है। जो इंसान तारीकियों के लिए पैदा हुआ हो, जो इंसान मुश्किल और मुसीबतों के लिए पैदा हुआ हो, उस इंसान को भी खुदा नज़र आता है। और किस तरह नज़र आता है? खुदा इस तरह नज़र आता है जैसे रोशनी की तरह नज़र आता है। और जब खुदा नज़र आ जाता है, एक नूर उसको नज़र आ जाता है, तो उसको अपनी आखिरत का दिन भी नज़र आ जाता है, उसको दूसरी दुनिया, मरने के बाद की दुनिया भी उसको नज़र आ जाती है, जो कि उसके लिए वो भी खुशाइन होगी। बहुत ही लंबी पोइम थी। इसके अंदर 2-2 लाइन के कपलेट हैं, आप देख सकते हैं। सारी पोइम के अंदर 2-2 लाइन के कपलेट हैं, और जो बस पहली 4 लाइनें हैं उनके अंदर ए बी की राइमिंग स्कीम मिलेगी। फिर आपको ये जितनी भी लाइंस हैं फर्दर वो कपलेट हैं, और हर एक जो कपलेट है वो अपने अंदर एक अलग एक्सप्लेनेशन और मीनिंग रखता है। और जो हमारा पोइट है वो डिफरेंट जगहों से डाइवर्ट होता है। वो बिलीवर से नॉन बिलीवर पे जाता है, वो सोल्जर से आर्मी पे जाता है, करप्शन से वो जस्टिस पे जाता है, मुख्तलिफ चीज़ों का फिनोमेना का कंपेरिजन करता है। बेसिकली वो इन मौजूद सिचुएशंस के अंदर इंसानों का कंपेरिजन करता है, बहुत सारे एनिमल्स को यूज़ करता है, बहुत सारे लोगों की सिचुएशन को यूज़ करता है। वो अपना बस मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है। सेम समरी मैंने यहाँ पे दे दी है, आप इस समरी को ईजिली रिलैक्स होकर पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छाई का बुराई से कंपैरिजन किया है, और डिफरेंट तरह की मेटाफर और सिंबली यूज उसने इसलिए किए हैं ताकि बस आपको वो तशबीह दे सके। और जो उसकी पहली 4 लाइनें हैं ना, बेसिकली वो इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद सारी जो 2-2 लाइनों की कपलेट हैं उनमें अलग-अलग बातों को उसने जिक्र किया है। इसके अलावा जितने भी एनिमल्स को उसने यूज़ किया है, एनिमल्स को वो डिफरेंट लोगों से कंपेयर कर रहा है। जैसे डॉग का मतलब है बैगर। अगर अमीर के दरवाजे पे गरीब मर जाता है तो उसका जो अजाब है वो पूरी स्टेट के ऊपर आएगा। इसी तरह जो हॉर्सेस से ज़्यादा काम लेते हैं, यानी कि स्लेव से ज़्यादा काम लेते हैं। फर्दर आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से ये कंपैरिजन पढ़ सकते हैं। जब मैं एनालिसिस कर रही थी, मैं आपको समझा रही थी, तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बोल दी थी। नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर अब भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे बताएं, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाजमी इस वीडियो को क्लास ग्रुप के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।